हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं, पहले प्रश्न का दूसरा सवाल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमारा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण यानी कि एक घात का समीकरण दिया है। जैसे यहाँ पे कोई घात नहीं है, इस पे मतलब एक घात है, टी पे भी कोई घात नहीं है मतलब एक घात है। और एक घात वाले समीकरण को क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब एक जोड़ा है। यहाँ पे दो समीकरण दिए, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल करने का मतलब हमें s और t के मान ज्ञात करने हैं। तो हल करने का मतलब हमें s और t के मान निकाल के लाने हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास दो चर है, एक तो s और एक t। तो इन दोनों चर में से किसी एक चर का मान हम किसी एक समीकरण से निकालेंगे और वो दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो यदि हमने इस पहली समीकरण से किसी चर का मान निकाला है तो वो दूसरी में रखना है, अगर दूसरी समीकरण से किसी चर का मान निकालेंगे तो वो पहली में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दी हुई समीकरण को लिख लेते हैं। दी गई समीकरण हमारे पास है s माइनस टी बराबर 3, ये बना दी हमने समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये दूसरी समीकरण। अब यहां पे हमारे पास पहली समीकरण तो बिना बटे में ही है, लेकिन दूसरी समीकरण में यहां पे बटे में भी संख्या आ रही है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस दूसरी समीकरण में से ये बटे वाली संख्या को हटाते हैं। तो इस बटे वाली संख्या को हम किस तरीके से हटा सकते हैं? तो अगर हम इस समीकरण में किसी ऐसे अंक का गुणा कर दें जो 3 के पहाड़े में भी आता हो और 2 के पहाड़े में भी आता हो, तो ये 3 और 2 यहां से हट जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस समीकरण 2 में ऐसे अंक का गुणा करना है जो 3 के पहाड़े में भी आता हो और 2 के पहाड़े में भी आता हो। तो ऐसा कौन सा अंक है जो 3 और 2 दोनों के पहाड़े में आता है? तो हम जानते हैं कि 6 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 2 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहां हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे? यहां पे समीकरण 2 जो ये है, इसमें दोनों पक्षों में मतलब बराबर के आगे वाली संख्याओं में भी और बराबर के पीछे वाली संख्याओं में भी दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम यहां पे 6 से गुणा करते हैं। तो हमने ये s बटे 3 के गुणे में क्या लिख दिया? 6 लिखा। फिर प्लस अब t बटे 2 के गुणे में भी हम इस 6 को लिख लेते हैं। ये t बटे 2 के गुणे में भी हमने क्या करा? 6 को लिखा। और बराबर में ये जो 6 है, इस 6 के गुणे में भी हम 6 को लिख देंगे। तो अब अगर हम देखें तो इस 3 से ये 6 कट सकता है कितने बार में? 2 बार में। 3 दूना 6। और 2 से ये 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। यानी कि हमारे पास यहां क्या बचा है? 2s और प्लस यहां पे क्या बचा? 3t और बराबर में 6 6 36।
ये बन जाएगी हमारी समीकरण 3। तो अभी ये समीकरण बटे में थी, लेकिन जब हमने 6 से गुणा किया तो ये समीकरण अब बिना बटे वाली हो चुकी है। तो इसे बना दिया हमने समीकरण 3। अब हमें इस समीकरण 2 को नहीं देखना है, क्योंकि इस समीकरण 2 की जगह पे कौन सी समीकरण आ चुकी है, समीकरण 3 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 3 इससे सवाल को हल करेंगे। तो अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण में से, पहली और तीसरी समीकरण में से उसे लेना है जिसके गुणे में कोई अंक न हो, मतलब एस या टी के गुणे में कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें एस के गुणे में कुछ नहीं है, टी के गुणे में भी कुछ नहीं है, जबकि इस समीकरण में एस के गुणे में भी 2 है और टी के गुणे में भी 3 है। तो हम किसको ले लें, इसे नहीं लेंगे क्योंकि इसके गुणे में कुछ अंक आ रहा है। हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1 को, क्योंकि इसमें एस के गुणे में भी कुछ नहीं है, टी के गुणे में भी कुछ नहीं। तो हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से किसका मान निकाल लें, जिसके गुणे में कोई अंक न हो। तो यहाँ तो वैसे एस के गुणे में भी कुछ नहीं है, टी के गुणे में भी कुछ नहीं है, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं हम। तो हम एस का ही निकाल लेते हैं। तो एस का मान यदि निकाले तो एस को तो हमने बराबर के आगे रहने दिया, और ये जो टी है इसे बराबर के पीछे ले जाएंगे। तो बराबर के पीछे 3 तो हमारे पास पहले से था ही सही, टी को भी बराबर के पीछे लाएंगे तो ये माइनस की जगह काय का हो जाएगा, ये प्लस का टी हो जाएगा। इसे बना देंगे हम समीकरण 4। अब समीकरण 4 में ये जो s का मान दिख रहा है, ये s का मान कहां पे रखेंगे हम, समीकरण 3 में। क्यों रखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने इस मान को निकाला था, s के मान को कहां से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए 1 में नहीं रख सकते बल्कि किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 3 में। और 2 को तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि 2 की जगह तो समीकरण 3 ही थी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे समीकरण 4 से s का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो पहले हमने जब पिछला सवाल हल किया था, इसका पहला प्रश्न इसी प्रश्नावली का, तब हमने क्या किया था, जो भी मान निकला था वो समीकरण 2 में हमने रखा था। लेकिन इस बार 3 में क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि 2 की जगह समीकरण तीसरी बनी है। तो अब समीकरण 3 क्या है, ये 2 हमने ऐसे ही लिखा। फिर ये जो s है, इस s की जगह पे ये s का मान रख देते हैं 3 प्लस टी, फिर प्लस का 3t ऐसे ही लिखा हमने, और बराबर का 36 भी ऐसे ही लिख दिया। अब 2 का अंदर गुणा करें तो 2 तिया 6 प्लस 2 का t में गुणा किया 2t, मतलब 2 का गुणा अंदर के दोनों अंक में कर दिया हमने, और प्लस का ये 3t ऐसे ही लिखा, बराबर का 36 भी। अब ये 6 ऐसे ही लिखेंगे, और t वाली ये दोनों संख्याओं को हम हल करते हैं। तो ये 2t भी प्लस का है, ये 3t भी प्लस का है, दोनों प्लस की मतलब जुड़ जाएगी, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t, और बराबर में है 36। अब हम t का मान निकालेंगे, तो t का मान निकालने के लिए t वाली संख्या को इसी तरफ रहने देते हैं और बिना t वाली दूसरी तरफ ले आएंगे। तो 36 तो बराबर के पीछे पहले से है ही सही, और इस 6 को भी यदि हम बराबर के पीछे लाएं तो ये प्लस की जगह काय का हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये 5t बराबर कितना बचेगा, 36 में से 6 घटाए तो 30। अब t का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, t को यहीं रहने देंगे और 5 को ले आएंगे इधर बटे में, क्योंकि ये 5 अभी t के गुणे में है। गुणे वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं तो वो कहाँ पे आती है, बटे में आ जाती है, बटे में यानी कि भाग में। तो 5 से अब हमने 30 को काटा तो 5 अंक 30, तो t बराबर कितना आया हमारे पास, 6। तो इस प्रकार से ये t का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। अब इस t के मान को ही यदि हम कहाँ पे रख दें, इस समीकरण 4 के अंदर यहाँ पे रख दें, तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा, s का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम आगे हल करते हैं इसको।
तो अब हमें क्या करना है, यहां पे t का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये जो t का मान ज्ञात हुआ है ये हम कहां रखेंगे, इस समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो s बराबर 3 तो हम ऐसा ही लिखेंगे, s बराबर 3 और प्लस इस t की जगह पे t का मान रखते हैं। t का मान कितना है, 6 है, तो यहां पे हम रख देंगे 6। तो ये क्या करा है हमने, t का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखा है। पहले पिछले सवाल में हमने वो मान समीकरण 3 में रखा था, क्योंकि चौथी समीकरण की जगह हमारे पास कौन सी बनी थी उस सवाल में, तीसरी ही बनी थी। तो इस बार समीकरण 4 तक बनी है तो चौथी में रखना है हमें। अब s बराबर कितना हो जाएगा, 9, 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9। तो ये जोड़कर कितना हो चुका है हमारे पास 9। तो s का मान ये हमारा यहाँ पे ज्ञात हो गया है 9। तो t का मान 6 आया और s का मान आया है 9। यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि हमें क्या करना था, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। हल करने का मतलब s और t के मान निकालने थे, जो कि निकल चुके हैं। तो अब आखिरी में हम उत्तर लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः s बराबर 9 व t बराबर 6 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का, और फिर लास्ट में ये हिस्सा। तो इस प्रकार से ये आज हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।